नाउ सी, ठीक है। जो भी हमने बाबू जो भी हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था ना, उसका थोड़ा सा, ठीक है, मैं आपको ये कंसेप्ट भी आगे हम ये बता देती हूँ। नाउ सी द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया हैज फॉलोड सेविंग इन्वेस्टमेंट मॉडल। तो देखो क्या था कि इंडिपेंडेंस के बाद, क्योंकि जब जब कभी भी हम ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, आपके यहाँ पे देखो एक यूनिट में टॉपिक है डेवलपिंग कंट्रीज के, ठीक है ना, हमें डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज के फीचर्स के बारे में बताना है, ठीक है। तो क्या लिखा है, पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया हैज फॉलोड सेविंग इन्वेस्टमेंट मॉडल। तो कि जैसे ही इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने क्या फॉलो किया, इंडिया का मेन कंसेप्ट था सेविंग इन्वेस्टमेंट मॉडल, यानी कि हम सेव करेंगे, यानी कि हम बोरो नहीं करेंगे, ठीक है। कि 1947 के बाद हमारा मेन कंसेप्ट यही था कि हम कोई बोरो नहीं करेंगे, हम सेव करेंगे, उसके बाद भी हम उसमें क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे यूएस में क्या होता है, यूएस में हमारे पास मेन है कि हमें प्रोडक्शन करनी है, ठीक है। यूएस में हमें प्रोडक्शन करनी है, सेविंग से इतना कोई कंसर्न नहीं था, उनका ये था कि हम लोन लेके भी क्या, क्योंकि प्रोडक्शन वो लोग करेंगे और इकोनॉमी में क्या करेंगे, सेल करेंगे, उसके बाद वो डायरेक्टली यानी अर्न करना शुरू कर देंगे। तो उनके में ये जो ग्रोथ है, उनके में ये जो ग्रोथ है ये क्या है, सुटेबल है उनकी इकोनॉमी के अकॉर्डिंग, ये जो ग्रोथ है वो उनकी इकोनॉमी के अकॉर्डिंग बेस्ट फिटेड है। सो इंडिया है, तो इंडिया ने स्टार्टिंग में यानी कि कौन सी मॉडल को फॉलो किया था, सेविंग और ग्रोथ अप्रोच को इंडिया ने फॉलो किया, एंड कॉट इन ए लो ग्रोथ साइकिल ऑफ द लो इनकम। लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला बाबू, ये मैंने आपको बहुत चीजें शॉर्ट में और एक एक लाइन, ठीक है, एक एक कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर रही है। तो एंड कॉट इन ए लो ग्रोथ साइकिल ऑफ लो इनकम, यानी कि लो इनकम के लो ग्रोथ साइकिल में वो फंस गए, यानी कि रिजल्ट क्या निकला कि हमने सेविंग इन्वेस्टमेंट मॉडल को अडॉप्ट किया, हमने सेविंग इन्वेस्टमेंट मॉडल को किया और फिर यानी कि हम एक लो ग्रोथ साइकिल में फंस गए, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो ग्रोथ हुई वो कम हुई। तो हाई कंजम्पशन, यानी हम कंज्यूम करने, यानी डिमांड तो बढ़ी, हम कंज्यूम करने लगे, मतलब ओवरऑल हमने कंजम्पशन ज्यादा की, लो सेविंग हुई, और एज अ रिजल्ट हमारी इन्वेस्टमेंट क्या हो गई, लो इन्वेस्टमेंट हो गई। और देखो जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी, ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमारे पास हमने जिस मॉडल को हम लेके चले थे कि सेविंग इन्वेस्टमेंट मॉडल, वो मॉडल से हमें लो ग्रोथ होने लगी, तो यही हमारी इकोनॉमी में कम ग्रोथ का रिजल्ट है। तो ये हमारी इकोनॉमी में इसी वजह से हमारी ग्रोथ कम हो रही है। नॉट अलाउइंग टू प्रोवाइड फॉर डेवलपमेंट एंड मेकिंग, ठीक है, ट्रिकल डाउन थ्योरी एज इररिलेवेंट, ठीक है। अच्छा बाबू, पहले मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि हमारी ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या होती है। आपको मेन कंसेप्ट में यही समझना है कि आपको मालूम है क्या होती है, बताओ, आपने अभी तक स्टडी किया होगा, क्या होती है ट्रिकल डाउन थ्योरी, एक्सप्लेन करो। नहीं पता, नो मैम। नहीं पता, मतलब ट्रिकल डाउन का मतलब यही होता है कि हमें इसमें क्या करना है, बहुत डीपली इन्वेस्टमेंट करनी है, और मैं आपको इस थ्योरी का जो ब्रीफ वर्जन है वो भी समझा दूंगी। तो ट्रिकल डाउन, क्योंकि डाउन का मतलब क्या है कि हमें हर इन्वेस्ट में यानी कि हर सेक्टर्स में उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, पहले हमें ये एनालाइज करना है कि हमारे पास कौन से सेक्टर्स क्या है, इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। पर फिर उसमें क्या हुआ कि हमने कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं की, तो नॉट अलाइंग टू प्रोवाइड फॉर डेवलपमेंट, तो यानी कि कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पाए, तो हमारी जो ट्रिकल डाउन थ्योरी थी वो क्या हो गई, इररिलेवेंट, कि हमें इन्वेस्टमेंट से हमें रिजल्ट मिलेगा, हम वेरियस सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम किसी सेक्टर्स को लीव नहीं करेंगे, और हम स्टार्टिंग करेंगे इंपॉर्टेंट सेक्टर से, वो सब कुछ क्या हो गया, मेरा इररिलेवेंट हो गया।
thus a larger focus on growth to provide development। तो मेन चीज क्या थी, हमने सिर्फ वही सोचा कि देखो यानी कि हम जब कभी भी डेवलपमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के द्वारा ही प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हम कभी भी अगर इन्वेस्टमेंट को प्रोवाइड करेंगे तो हम उन्हीं के द्वारा हम इन्वेस्टमेंट से प्रोवाइड कर पाएंगे। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट में क्या है, दैट इज द गिवन द लिमिटेशन ऑफ इंक्रीजिंग हाउसिंग सेक्टर सेविंग। क्योंकि देखो हमारे पास ग्रेटर फ्रीडम वाज गिवन, फिर उसके बाद क्या होने लगा, क्योंकि जब तो हमें लगा कि नहीं हमारी जो ग्रोथ है वो सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से भी नहीं आगे बढ़ रही है, हमारी जो ग्रोथ है वो सेविंग इन्वेस्टमेंट से भी आगे वर्क नहीं कर पा रही है। आप सबको विजिबल है बाबू, आपको विजिबल है? ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, Yes, ma'am. गिवन द लिमिटेशन ऑफ इंक्रीजिंग हाउसिंग सेक्टर सेविंग। देखो हाउसिंग सेक्टर की जो सेविंग थी वो तो बढ़ रही थी, ठीक है, लेकिन और हमने प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा क्या दे दिया, फ्रीडम दे दिया था एज अ पार्ट ऑफ द रिफॉर्म टू इंक्रीज देयर सेविंग की। मतलब हमारे लिए मेन कंसेप्ट क्या था कि हमने इकोनॉमी को यानी कि ओपन करना स्टार्ट करने लग गए थे, एंड ऑल्सो थ्रू आ टर्न अराउंड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, और गवर्नमेंट के टर्न अराउंड के द्वारा कहने का मतलब है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने अपने कंसेप्ट को धीरे धीरे गवर्नमेंट चेंज कर रही थी, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि सेविंग, ठीक है, हमारी फर्दर, अच्छा आप सिंपल सीधी सी है, जब तक मैं इनकम को और अर्न नहीं करूंगी तब तक सेविंग कैसे होगी। ठीक है, देखो मेन चीज है, आप अगर सेविंग कर रहे हो तो आप अपनी उसी सेविंग को कहीं इन्वेस्ट करोगे तभी तो और आपकी इनकम जनरेट होगी, तो और आपके इनकम का सोर्स जनरेट होगा। सो गिविंग द लिमिटेशन ऑफ इंक्रीजिंग हाउसिंग सेक्टर सेविंग, greater freedom was given to private sector as a part of reforms to increase their saving। ठीक है, तो यानी कि हाउसिंग सेक्टर की सेविंग्स को ज्यादा क्या इंक्रीज किया गया। देखो हाउसिंग सेक्टर्स की सेविंग, अच्छा एक बात सिंपल बताओ, हमारे पास ठीक है सेक्टर्स हैं, ठीक है, हमारे पास हाउस होल्ड है हम, तो अगर हम अपनी कंजम्पशन को कम कर देंगे या हमारी जो कंजम्पशन है वो हमें फ्री में मिल रही है, या हमारी कंजम्पशन हमारे पास ये हो रही है, तो ऑब्वियसली हमारी सेविंग्स इंक्रीज करेंगी। अब हमें गवर्नमेंट ने क्या, यानी कि गवर्नमेंट ने हमें कंजम्पशन, गवर्नमेंट ने हमें कुछ यानी कि जो भी गुड्स है सर्विस है उन्हें देना प्रोवाइड करने लगे हैं फ्री में, तो यानी हमारी हाउसिंग सेक्टर की सेविंग बढ़ गई। तो ग्रेटर फ्रीडम वाज गिवन टू प्राइवेट सेक्टर एज अ पार्ट ऑफ रिफॉर्म। और मेन चीज क्या थी, गवर्नमेंट को लगा कि हम लोगों को लगेगा कि हम गवर्नमेंट कंजम्पशन कर रही है, खर्चा कर रही है, उसके पास है अमाउंट, और फिर हमने साथ में साथ प्राइवेट सेक्टर्स को फ्रीडम भी दी एज अ पार्ट ऑफ द रिफॉर्म टू इंक्रीज देयर सेविंग। ठीक है, उससे यानी कि उनकी सेविंग्स इंक्रीज हुई, एंड ऑल्सो थ्रू अ टर्न अराउंड ऑफ द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ने भी अपना क्या कर दिया कि जो भी लॉसेस थे, ठीक है, फ्रॉम लॉसेस टू पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में धीरे धीरे उन लॉसेस को धीरे धीरे कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया, या आप ये बोल लीजिए कि उन अंडरटेकिंग्स को सोल्व करना। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट के पास अंडरटेकिंग्स थे, गवर्नमेंट ने मेजर इंडिपेंडेंस के टाइम में ज्यादा अपना शेयर था उसे यानी कि प्राइवेट को देना शुरू कर दिया, अलाउइंग अ ब्रेक थ्रू इन ग्रोथ, रेजिंग इनकम एंड ऑल्सो हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग। ठीक है, कि इससे क्या हो सके, हाउस होल्ड सेक्टर्स की सेविंग इंक्रीज हो। अगर उनकी सेविंग इंक्रीज होगी, क्योंकि देखो मेन गवर्नमेंट ने सोचा कि व्हाट वी कैन डू। ठीक है, आप यहाँ पे आपके माइंड में आएगा कि मैम हाउस होल्ड सेक्टर की सेविंग को इंक्रीज करने से क्या होगा। देखो हमारे पास सेविंग इंक्रीज होगी, या तो हम कंजम्पशन करेंगे या हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऑब्वियसली, है ना। सेविंग से हमारे पास क्या होगा, या हम क्या करेंगे, ठीक है, अगर उसको दीदी सो रही है, ठीक है, या तो हमारे पास क्या Yes, होगा, ma'am. हम्म,
कि या तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे या हम कंजम्पशन करेंगे। सो एज अ रिजल्ट इंडिया रीच द हाईएस्ट सेविंग ऑफ 37%। ठीक है, तो यानी कि क्या हुआ, मैंने ये नहीं किया, तो एज अ रिजल्ट इंडिया ने 37% की हाईएस्ट सेविंग तक इंडिया पहुंच गई। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट इंडिया रीच द सेविंग हाईएस्ट सेविंग ऑफ 37%। ठीक है, ऐसा करने से पर वो कब हुआ, 2008 में। एंड टुगेदर विद नेट फॉरेन इनफ्लोज, फिर उसके बाद क्या होने लगा, हमें बाहर से भी हमारी इनकम आने लगी, नेट फॉरेन इनफ्लोज भी आने लगे। तो टुगेदर विद द नेट फॉरेन इनफ्लोज अचीविंग द हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ 38%, यानी कि हमें उस समय हमारी जो इकोनॉमी थी 2008 की, जब मैं बात कर रही हूँ कि जब मैं 2008 की बात कर रही हूँ, तो मेरी इकोनॉमी क्या थी, वो धीरे धीरे ग्रो करने लगी। यानी कि इंडिया रीच द हाईएस्ट सेविंग ऑफ 37% इन 2008। सो सी, हमने, ये तो हम सभी जानते हैं ना कि 1991 का हम सभी जानते हैं। तो जब हम 1991 का जानते हैं कि हाईएस्ट सेविंग थी, वो मेरी इंक्रीज होने लगी। ठीक है, और वो कैसे इंक्रीज हुई वो भी मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि हमारी सेविंग ही ना इंक्रीज हो, एटलीस्ट बाहर वालों की जो सेविंग्स होगी, यानी हाउस होल्ड की सेविंग्स होंगी, वो इंक्रीज होगी। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर्स की सेविंग्स अगर इंक्रीज होगी तो एटलीस्ट उन वो लोग इन्वेस्टमेंट भी तो करेंगे। अगर उनकी सेविंग्स इंक्रीज होगी तो वो लोग इन्वेस्टमेंट अच्छे से करेंगे। तो यही था। तो इंडिया, यानी हमसे नहीं होगा, एटलीस्ट प्राइवेट सेक्टर्स इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो फिर नेट फॉरेन इनफ्लोज भी जो हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट होने लगी 38% की, एबलिंग द ग्रोथ ऑफ 9%। यानी कि अगर हम हाईएस्ट हाउस होल्ड की बात करें 37 में आ गया, नेट फॉरेन इनफ्लोज बाहर से भी हमें 38% में बेनिफिट हुआ कि जब हमने 1991 के बाद क्या किया, चेंजेस अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, एबलिंग द ग्रोथ ऑफ 9%। ठीक है, यानी कि 9% से भी ज्यादा की मेरी जो ग्रोथ थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। अच्छा, आपको मुझे ये आईकोर का कंसेप्ट बताना है, क्या आपको आईकोर का कंसेप्ट पता है? नहीं पता ना? और रियलिटी आईकोर 4, ये मैं आपको आईकोर का कंसेप्ट बताऊंगी कि जब कभी भी हमें निकालना होता है कि हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, हमारे पास आउटपुट कितना है, तो ये कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगी बाद में। ठीक है, तो अभी आप ये मेन ग्रोथ के लिए देखो, तो बिकमिंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग आफ्टर चाइना। तो हम उस समय सी इन 2008 और आज क्या है 2020 में हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है। हम जब 2008 में चाइना के बाद एक, यानी कि अच्छी ग्रोइंग इकोनॉमी बन रहे थे, बट सिंस 2010 इट हैज एंटर्ड अ स्लो डाउन। लेकिन 2010 के बाद हमारे फिर से एक स्लो डाउन होने लगा एंड रिवाइज्ड जीडीपी, और फिर हमने अपनी जीडीपी को रिवाइज्ड किया 2013-14 में देखा गया। ठीक है, 13-14 में, क्योंकि हमेशा हर साल तो हम रिकॉल नहीं करते, रिवाइज नहीं करते, क्योंकि उसमें भी बहुत एक्सपेंस लगता है। तो दिस डिक्लाइन, लेकिन अब तो हमारी जो जीडीपी देखा जाए तो अब तो हम उसको कंटिन्यूअसली बेसिस पे रिकॉल कर रहे हैं। सो दिस डिक्लाइन हैज बीन ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ, एक्चुअल क्या था, फिर ये देखा गया कि देखो जब कभी भी जब सभी में डिक्लाइन होता है, ठीक है, तो हमारे वहां पे भी डिक्लाइन होगा ही। तो यानी कि वही लिखा है, इट हैज एंटर्ड अ स्लो डाउन। ठीक है, स्लो डाउन जब हुआ तब हमारी जो इकोनॉमी थी वो भी स्लो डाउन में होने लगी। ठीक है, क्योंकि उसके लिए रीजन ये आया कि दिस डिक्लाइन हैज बीन ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लोबल फैक्टर, कि ये जो डिक्लाइन है ये इसीलिए है ग्लोबल फैक्टर के कॉम्बिनेशन के द्वारा है ये। ठीक है, ठीक है, तो ग्लोबल फैक्टर के कॉम्बिनेशन के द्वारा है, दैट इज यूएस
क्राइसिस हुआ, यूरोजोन क्राइसिस, यानी कि हमारे पास ये दो क्राइसिस, क्योंकि देखो हमारी अब इकोनॉमी उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गई थी, तो उनकी इकोनॉमी में क्राइसिस आया तो हमारी इकोनॉमी में भी क्राइसिस आना शुरू हो गया, ठीक है। एंड ऑल्सो डोमेस्टिक फैक्टर ऑफ इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन की, और ऑल्सो डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लेशन भी होने लगा, महंगाई। तो डिस्पाइट द हाईएस्ट ग्रोथ अचीव, देखा जाए तो हमने जब हाईएस्ट ग्रोथ अचीव की थी 2008 में, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास धीरे 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 इकोनॉमी में स्लो डाउन होने लगा, ब्रेक, ठीक है, थ्रू डिड नॉट प्रोवाइड इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रोथ बीइंग एक्सक्लूसिव। आपको मालूम है इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है? इंक्लूसिव ग्रोथ, जब हमने देखा कि हमारी जो भी ग्रोथ हुई है, या जो 2008 में ये जितनी भी सारी ग्रोथ हुई है, वो ग्रोथ हमारी एक्सक्लूसिव ग्रोथ थी, ये हमारी इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं थी। क्या होती है इंक्लूसिव ग्रोथ? हमारी इंक्लूसिव ग्रोथ वो ग्रोथ होती है जिसमें हम सभी इकोनॉमी को एक साथ लेकर चलते हैं, कि जिसमें हम सबको, यानी कि अपने सभी को हम एक साथ लेके चलते हैं, तो वो मेरी कौन सी ग्रोथ होती है? वो मेरी इंक्लूसिव ग्रोथ होती है। तो ये मेरी कौन सी ग्रोथ थी? एक्सक्लूसिव, यानी कि एक सेक्टर्स के लोग इतने अच्छे से क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन कुछ सेक्टर्स के लोग हैं वो इतने अच्छे से इम्प्रूव नहीं कर रहे, ठीक है। बेनिफिटिंग ऑफ फ्यू, सिर्फ कुछ ही लोगों को बेनिफिट हो रहा है, तो ऐसी ग्रोथ थी हमारी, तो क्या फायदा? तो रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग इनकम, इंटर रीजनल एंड इंट्रा रीजनल इनइक्वालिटीज, इससे क्या होने लगा? इससे हमारे पास इंटर रीजनल और इंट्रा रीजनल इनइक्वालिटीज होने लगी। वर्सनिंग ऑफ द लॉरेंज कर्व, लॉरेंज कर्व क्या होता है बताओ? लॉरेंज कर्व किस चीज के लिए है? लॉरेंज कर्व हमारा मेन उनके लिए होता है जो, यानी हम इनकम इनइक्वालिटीज को कंपेयर करते हैं, तो हमारा लॉरेंज कर्व क्या होने लगा? बहुत वर्सन होने लगा, ठीक है। उसकी यानी कि लॉरेंज कर्व हमने देखा कि इनइक्वालिटीज बढ़ती जा रही है, ए डेफिनेट हायर गिनी कोफिशिएंट, ठीक है। आपको मालूम है क्या होता है गिनी कोफिशिएंट? बताइए, एक जगह पेपर में नोट डाउन कर लो कि मुझे क्या क्या बताना है आपको। आपको मुझे गिनी कोफिशिएंट बताना है, ये हमारी इनइक्वालिटीज को बताता है, ठीक है। तो एक मुझे आपको आई को बताना है क्या होता है, एंड दिस हैज बीन ड्यू टू लार्जेस्ट शेयर ऑफ जीडीपी, ठीक है। तो मेन चीज क्या थी देखा जाए, हमारे पास हमारी इकोनॉमी में, ठीक है, देखो मैंने आपको ये जो नोट्स इस तरीके से फ्रेम किए हैं बैठ के, कि ताकि आपको स्टार्टिंग से, देखो आपको रट्टाफिकेशन करोगे बाबू तो नहीं समझ में आएगा। इकोनॉमी में कैसे कैसे क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद हमने कौन सी पॉलिसी को फ्रेम किया, ठीक है। इकोनॉमी बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, यही हमें ढंग से कवर करने हैं, ठीक। तो हम इसको इस तरीके से स्टडी करेंगे ना तो हमें समझ में आ जाएगा। हमने इसको बेस वाइज स्टडी करो। अच्छा, अगर मैं आपको ये बताऊं कि हमारी इकोनॉमी में ये फीचर्स हैं, तो ये फीचर्स है हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। इसको लर्न करने से मैंने आपको हमारी इकोनॉमी का बेसिक बैकग्राउंड बता दिया, अब आप अपने आप इसके फीचर्स निकाल पाओगे, ठीक है। So, and definite higher Gini coefficient, this has been due to largest share of the GDP being accounted by the service sector, और ये जो हमारे पास जीडीपी का हाइयर शेयर था, ये सर्विस सेक्टर के द्वारा ज्यादा होने लगा। एंड स्टेगनेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, देखो सर्विस सेक्टर में तो थी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्टेगनेंसी आने लगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का जो जीडीपी था वो 14 से 15% ही था, तो देन स्टेगनेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स ऑफ अराउंड 14 to 15% ऑफ द जीडीपी, ठीक है। वेयर एज ऑल comparable economies have contribution of over 25% of the GDP,
जब उस समय हमने कंपेयर किया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में हमारे सिर्फ जीडीपी 14 से 15% की है, लेकिन बाहर की इकोनॉमी से जब हमने कंपेयर किया तो उनका जो कंट्रीब्यूशन हमारी जीडीपी का यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जीडीपी का 25% हुआ। सो this is also resulted in larger growth of service sector। तो ये इसीलिए भी हुआ कि सारे के सारे सर्विस सेक्टर्स में चले गए। पर मेन चीज आप समझ लो बाबू, जब जिस इकोनॉमी का एग्रीकल्चर सेक्टर स्ट्रांग नहीं होगा, उस इकोनॉमी का मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग नहीं होगा। और देखा जाए सर्विस सेक्टर्स को स्ट्रांग देखा जाए ना, अचानक ही कोरोना वायरस के कारण से सर्विस सेक्टर कितना ज्यादा अफेक्ट हुआ, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चर की जो जहां पे ग्रोथ थी ना वो उतनी ही है। ठीक है, मतलब बेशक कम थी तो वो कम ही है, उस पे इतना ज्यादा वो माइनस में नहीं गई, लेकिन कौन सी ग्रोथ चली गई माइनस में? सर्विस सेक्टर्स की। तो देखा जाए हमारी इकोनॉमी में जो लार्जर ग्रोथ है वो सर्विस सेक्टर्स ने ली गई है। तो वही चीज है। तो this is also resulted in larger growth of service sector। तो इससे हमारे पास सर्विस सेक्टर में लार्जर ग्रोथ रिजल्ट होने लगी। सो दिस इज ऑल्सो रिजल्टेड इन लार्जर ग्रोथ। ठीक है, तो प्रेजेंट स्ट्रक्चरल जो फैक्टर है, लार्ज इकोनॉमिक डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। तो हमारे पास यानी कि स्टार्टिंग में तो लार्ज इकोनॉमी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थी। Growth and development India seems disconnected as a result। 11 5 year प्लान में हमने, क्योंकि हमारे पास मेन क्या था कि इकोनॉमी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी। ठीक है, ग्रोथ डेवलपमेंट का इंडिया से कोई लिंक नहीं था। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यहाँ पे एंड कर दो, एंड इंडिया सीम्स डिसकनेक्टेड, यानी कि दोनों के बीच में कोई हमें कनेक्शन दिख ही नहीं रहा कि इंडिया कभी भी ग्रो करेगी या नहीं करेगी। तो उसके रिजल्ट के कारण हमने 5 ईयर प्लान में, प्लीज रिमेम्बर, आ सकता है। ठीक है, आपको बाबू ये मैं ये बता रही हूँ, कोई भी फीचर्स आपको हमारी इकोनॉमी के आ जाएंगे तो आप उसमें से टिक कर सकते हो कि ये फीचर हमारी इकोनॉमी का है या नहीं। तो एज अ रिजल्ट, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। इस रिजल्ट के कारण 11 5 ईयर प्लान में, जैसे ये 11 5 ईयर प्लान में हमने इंक्लूसिव ग्रोथ को इंट्रोड्यूस्ड किया। बताओ मुझे अब तक के में इस पेज में किसी को कोई डाउट है? ये मैंने बिल्कुल आपको बेसिक बताया है, जो हमारी इकोनॉमी में कहाँ से ग्रोथ हुई, हमारी इकोनॉमी ने कौन से मॉडल को फॉलो किया, उस मॉडल का रिजल्ट क्या हुआ, फिर हमने कहाँ से यानी कि सेविंग को इंक्रीज करना चाहा, उसका रिजल्ट फिर मैंने आपको बता दिया। ओवरऑल इकोनॉमी की ठीक है ग्रोथ बता दी, लेकिन फिर 2013-8 तक में हमारा इंक्रीमेंट हुआ हमारी ग्रोथ का। 13-14 में दोबारा से हमारे पास क्या होने लगा, डिक्लाइन होने लगा। उसका रिजल्ट दोनों था, एक तो हमारी महंगाई बहुत ज्यादा हो रही थी और ऊपर से यूएस का क्राइसिस बहुत ज्यादा था। तो इन सभी ने हमारी इकोनॉमी को फिर से तोड़ के रख दिया। मैंने आपको बताया था ना इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, ये मैंने आपको एक पेज में जो भी आउटपुट था वो रिटर्न में लिख के दे दिया। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बाबू इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ऑल हैव टू बी सीन टुगेदर, मैंने आपको वही बोला। तो इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब, ये ना स्कैन अच्छे से नहीं हो पाया, ठीक है, आई होप आपको ये विजिबल है ना, दिख रहा है? देखो बाबू आपको दिख रहा है ये? तो इंक्लूसिव ग्रोथ, ऑल हैव टू बी सीन टुगेदर, यानी कि हमारी ग्रोथ वही ग्रोथ होगी। देखो मान लीजिए आपके पास पैसा बहुत है लेकिन हेल्थ काम की नहीं है, ठीक है, आपकी हेल्थ काम की नहीं है तो ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, आपके पास जो है
मतलब है बहुत अच्छा, आपके पास फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा, लेकिन पैसे नहीं है, इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे? तो हर चीज में ग्रोथ होनी चाहिए। देखा जाए तुम्हारा, अगर हम बात करते हैं, हमारे पास मेडिकल के लिए इतनी सुविधाएं हमारे पास नहीं है, अभी धीरे धीरे इम्प्रूव हो ही रहा है, और ये तो हमने कोरोना वायरस में देख भी लिया। तो देखिए हमारी ग्रोथ किस टाइप की है, ठीक है? तो ऑल हैव टू बी सीन टुगेदर। सो दिस इज द सोशल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, चाहे कोई भी डेवलपमेंट के मेजर फैक्टर्स हैं, हमारे पास तीनों में जब तक डेवलपमेंट नहीं होगी, हम उसे इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं कहते। दिस इज द अफोर्डेबल डेवलपमेंट है हमारी को, ठीक है? ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स हमारे अफोर्डेबल, हैज टू बी डन बाय द गवर्नमेंट। भाई सिंपल सीधी सी बात है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भाई हमारी गवर्नमेंट का मेजर रोल है हमें एम्प्लॉयमेंट देना, हमें रोजगार प्रोवाइड करना। ह्यूमन डेवलपमेंट है, हैज टू बी डन बाय द गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, खर्चा करके, लाइक आपके पास मेडिकल में, हेल्थ सेक्टर में, सैनिटेशन में, ठीक है, पार्क्स में, इन सब में उन्होंने खर्चा किया। फिर हमारी आती है सोशल डेवलपमेंट, ठीक है? तो इन्हीं सभी ने हमारी स्टार्ट होगी। तो कह रहे सीक्रेट फ्रॉम देयर एंड टेकिंग ऑल डेवलपमेंट साइमल्टेनियसली। एक भी डेवलपमेंट में आपके पास इंप्रूवमेंट होगी और बाकी डेवलपमेंट में इंप्रूवमेंट नहीं है, तो इससे कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। तो हमें सभी को एक ही साथ लेके जाना ही पड़ेगा, ठीक है? प्रोवाइड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, all have to be seen simultaneously now, this is the inclusive growth, ठीक है? इट ऑल्सो प्रोवाइड एबलिंग एनवायरमेंट, ठीक है? और ऐसा करने के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए? गवर्नमेंट नीड्स द फंड, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, और वही तो गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो आप सोच लीजिए कि जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, तो हमें ये डेवलपमेंट, ये चीजें नहीं मिल पाएंगी, ठीक है? अब आइए इंक्लूसिव ग्रोथ डायनामिक्स, ठीक है, कि हमारे पास ये किस तरीके से हैं। अगर आपने बोला कि देखो मैंने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, ठीक है? अगर मैं ग्रोथ की बात कर रही हूँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, परचेजिंग पावर, देखो मतलब आप मान लीजिए मैं अर्न कर रही हूँ, लेकिन वो सामान इतना कॉस्टली है, इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है कि मतलब अर्न करते हुए भी, नौकरी करते हुए भी मेरी उसे खरीदने की पावर नहीं है, मेरी परचेजिंग पावर नहीं है। तो हम उसे क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, परचेजिंग पावर, लिविंग स्टैंडर्ड, तो ये हमारा सारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ही पार्ट है, ठीक है? ब्रिजिंग डिवाइड, ठीक है, एंड लार्ज चॉइसेस, यानी कि मैं हमें बहुत ज्यादा चॉइसेस देना, तो ये हमारा इकोनॉमिक चॉइसेस में आ जाता है। एक्सेस टू मॉडर्न गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, तो हमारा ये सारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट है, ये हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमें नौकरी देना, नौकरी दोगे तो हमारी परचेजिंग पावर आएगी, लिविंग स्टैंडर्ड हमारा इम्प्रूव करेगा, ठीक है? हम जो कोई भी डिवीजन है हम उसे ब्रिज कर पाएंगे उस गैप को, जो चॉइसेस हमें ज्यादा मिलेंगी, हम यहाँ की इकोनॉमी के साथ, हम बाहर की इकोनॉमी के साथ भी गुड्स को परचेज कर पाएंगे, सिर्फ अपनी इकोनॉमी के साथ ही नहीं, हम मॉडर्न गुड्स और सर्विसेज को भी ले पाएंगे। और देखा जाए तो मॉडर्न गुड्स सर्विसेज को प्रोवाइड करना भी एक हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन ओनली वी विल बी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है? अब आइए ह्यूमन और सोशल डेवलपमेंट क्या है ये, ठीक है? द प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी एजुकेशन, तो देखा जाए तो ये हमारे पास ह्यूमन को रिक्वायर्ड है, नीड है, फूड की जरूरत है हमें, और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ही क्या है? सबसे ज्यादा पुअर है, तो हमें फूड की रिक्वायरमेंट है, हमें न्यूट्रिशन चाहिए, हमारा प्राइमरी एजुकेशन सेक्टर बेकार है, ठीक है? तो एजुकेशन को धीरे धीरे इम्प्रूव देखा जाए हो रहा है, हमारा हेल्थ केयर है, तो अडल्ट लिटरेसी रेट कितना है, जो भी बेसिक फैसिलिटीज है,
ठीक है, क्लोथ, फूड, शेल्टर, ये सब चीजें, सैनिटेशन, पावर्टी रिडक्शन करना, और यानी कि लोगों को, ठीक है, हम उन्हें जो भी उनकी बेसिक फैसिलिटीज है, हेल्थ केयर, इन सब से रिलेटेड हम उनको प्रोवाइड करें, कि जिससे उनकी, देखो इससे क्या होगा, इससे उनके पास मनी आएगी, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्वांटिटी आती है, लेकिन ह्यूमन और सोशल डेवलपमेंट से क्वालिटी आती है, तो इसे हम बोलते हैं ह्यूमन और सोशल डेवलपमेंट। अब क्या है, ग्रोथ में देखो क्या है, दैट इज ग्रोथ में मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, हमारे पास किन किन सेक्टर्स में अच्छे तरीके से ग्रोथ होनी चाहिए, यहाँ मैंने साइड में लिख दिया। तो देखो क्या लिखा है, नंबर 1 इज द मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में, जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है उनमें ग्रोथ होनी चाहिए। रीफैक्चरिंग माने कि जो भी हमारे पास, देखो मेन चीज है कि हम जो गुड्स को क्या कर चुके हैं, जो हमारे पास अनयूज्ड है, ठीक है, या फिर हम गुड्स को उन्हें वेस्टेज है, ओल्ड गुड्स है, हम उनकी रिकंडीशनिंग करो। उन गुड्स को आपने देखा है ना, सारे गुड्स कबाड़ी में जाते हैं, फिर ये क्या होते हैं, इनको सेग्रीगेट किया जाता है कि कौन से, ठीक है, वेस्ट में से हमें उन्हें कन्वर्ट करो। आप अच्छा है ना, आपकी कॉस्ट भी सेव होगी, ठीक है, बाहर के कंट्रीज में देखा जाए हम, ठीक है, बहुत लोग रीफ्रैक्चरिंग, बहुत कंट्रीज रीफ्रैक्चरिंग करके अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर रही है, तो आप हम रीफ्रैक्चरिंग करके अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट अगर होगी तो मेन हम इसको रीफ्रैक्चरिंग के द्वारा करेंगे, अगर होगी तो सबसे अच्छा है, क्योंकि हमारी कॉस्ट कम होगी, ठीक है, और वही जो आपका फाइनल गुड्स है उससे आप ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। तो रिवर्स इंजीनियरिंग हो गई, ठीक है, हमें वो सब कुछ, इनोवेटिव इंजीनियरिंग है, हमें वही सब कुछ करनी चाहिए, कि जैसे कोई भी हमारे पास इंजीनियरिंग किस तरीके से हमें करनी है, हाँ, हमें इनोवेटिव की बात की गई है, इनोवेशन को हमें लेके आना है, कि जब तक आप किसी भी इकोनॉमी में इनोवेशन को प्रमोट नहीं करते, ठीक है, आपकी कॉस्ट कम नहीं होगी। तो इनोवेशन को करने के लिए मेन आपके पास यही है, जैसे रिवर्स इंजीनियरिंग में है, लिखा हुआ है माइक्रोमैक्स, ठीक है, कि आपके पास की माइक्रोमैक्स ने क्या किया, उसे मतलब अपने ही उसे नाम चेंज कर दो, उसका प्रोडक्ट का, गुड्स में अलग इन्वेस्टमेंट कर दो, किस तरीके से एक न्यू प्रोडक्ट को लेके आना, दोबारा से देखना, तो कम्प्लीटली कि, ठीक है, जो कोई भी गुड्स को बनाने का पैटर्न होता है, ऊपर से नीचे उसको चेंज कर देना, उसको एक इनोवेटिव में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, अगर हम इस चीजों को में मेन फोकस करते हैं, हमारे इकोनॉमी में इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। एंड है वोकेशनल एम्प्लॉयमेंट, देखो अभी गवर्नमेंट ने जो भी एजुकेशन पॉलिसीज पे, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज पे कंसर्न किया है ना, स्किल्ड बेस्ड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, कि इस स्किल के ऊपर एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, कोई आर्ट्स कॉमर्स इन सब के बेसिस पे नहीं। सो वोकेशनल एम्प्लॉयमेंट उन्हें देना, कि देखो आप जो बच्चे 12th कर रहे हैं, 12th के बाद ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं, फिर उसके बाद वो मोबाइलों को ठीक कर रहे हैं, तो क्या है ये चीजें, अच्छा है ना, अगर उनका स्किल मतलब उसी चीज में है तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स या उन सबको ठीक करने में जाए, ठीक है, तो उनको पहले से ही हमें प्रिपेयर करना है। तो वोकेशनल एम्प्लॉयमेंट में सर्विसेज सेक्टर्स भी हमें इंक्रीज करने हैं, जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। एग्रीकल्चर, और देखो बिना किसी एग्रीकल्चर के हम नहीं कर सकते, ठीक है, तो हमें मेन एग्रीकल्चर पे भी करना होगा। अब आपके पास है रूरल इंजीनियरिंग, क्या होती है, कि जैसे मान लीजिए रूरल इंजीनियरिंग है, कि मैंने क्या किया, कि मैंने एक की जैसे मैंने लिख भी रखा है, कि आफ्टर डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करने के बाद हम प्रोडक्ट को बनाते हैं, कि जैसे नैनो कार थी, ठीक है, नैनो कार ने क्या किया, ये देखा कि जो हमारे यहाँ के पीपल हैं वो इतनी महंगी कार को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो कम प्राइस की बनाई। तो आफ्टर डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ द
प्रोडक्ट देन डिसाइड टू मेक द प्रोडक्ट। ये है नैनो कार। हो देखो नैनो कार इतना सक्सेसफुल नहीं रही तो हम ये थोड़ी ना मानेंगे कि बाकी और कुछ भी मतलब कोई भी चीज हम फ्रेम करेंगे वो इतनी सक्सेसफुल नहीं रहेगी। तो हमें इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए इन सभी के लिए कंसर्न करना है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कंसेप्ट आपको बता दिए, ह्यूमन और सोशल डेवलपमेंट के कंसेप्ट भी। नाउ सी द एबलिंग एनवायरमेंट क्या मतलब है। देखो आप ठीक है, मान लीजिए आप पढ़ना बहुत अच्छा चाहते हैं लेकिन आपके घर में ना गेस्ट आ गए हैं, ठीक है, 2 दिन हो गए हैं, मतलब जा नहीं रहे हैं, लेकिन आपका एग्जाम है 2 दिन बाद, तो आपको वो एनवायरमेंट नहीं मिल पाएगा। तो उसी तरीके से हमें भी हमारी इकोनॉमी में उसी के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ को देने के लिए बेटा क्या करना पड़ता है, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। और वो एनवायरनमेंट कौन प्रोवाइड करेगा, वो एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करती है हमारी गवर्नमेंट। जैसे गवर्नमेंट ने पॉलिसी फ्रेम की, अगर गवर्नमेंट पॉलिसी को बार बार चेंज करिए तो एक बिजनेसमैन परेशान हो जाएगा और वो काम फिर अपना बंद कर देगा, वो वर्क इतना ढंग से नहीं करेगा। लॉज हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स होना चाहिए अच्छे से। भाई मुझे गुड्स को बाहर क्या करना है, बेचना है, मुझे बाहर एक्सपोर्ट करना है, तो वहां के लिए रोड हो या रेलवे का या पोर्ट्स का स्टैब्लिशमेंट अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, मुझे क्या करना है, अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, इलेक्ट्रिसिटी से हमें अच्छी आनी चाहिए। तो यही है मेरे पास पॉलिसी, जैसे कि स्टेबिलिटी, सर्टेनिटी और विजिबिलिटी। ठीक है, स्टेबल होनी चाहिए, बार बार चेंज नहीं होनी चाहिए पॉलिसी, सर्टेनिटी होनी चाहिए कि एंड विजिबिलिटी, वो पॉलिसी मुझे दिखनी भी चाहिए। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ बोल दिया गवर्नमेंट ने और उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब तो देखा जाए यही हो रहा है कि पेपर पे बहुत कुछ बोला जाता है लेकिन होता कुछ भी नहीं है। लॉज, ठीक है, कि जैसे हमारे पास अलग अलग सेक्टर्स में जो लॉज हैं वो एक न्यू तरीके से, क्योंकि देखो जिस तरीके से हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता है उस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट में वेरियस जितने भी सेक्टर्स है वो सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाते हैं। सो लैंड एक्विजिशन, लेबर लॉज, कंपनीज लॉज, ठीक है, एग्जिट रूट, पेंशन ऑफ फंड्स, ठीक है, इंश्योरेंस ऑफ द फंड्स, इन सब के अलग अलग क्या है और न्यू जो लॉज हैं वो फ्रेम होते हैं। कि जैसे अभी था ना कि आधार कार्ड कंपलसरी होगा, फिर अब आया कि नहीं, मतलब कुछ कुछ एरियाज में ठीक है कंपलसरी है, बाकी में कंपलसरी नहीं है, और अब क्या है कि नहीं आधार कार्ड एक इतना मैंडेटरी नहीं है। सो अलग अलग इकोनॉमी के, यानी क्योंकि हमारी इकोनॉमी कॉम्प्लेक्स है, हमारा एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है, उसके अकॉर्डिंग लॉज भी हमारे न्यू आने चाहिए। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे कि रोड्स हैं, मेरी रेलवेज हैं, पोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब अच्छे से इम्प्रूव होना चाहिए। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ऐसे मैंने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। दैट इज द इन एक मिनट क्या कर रहे थे। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट वही होता है कि मस्ट भी हमें टेकन केयर करनी है। तो पर 1 लाख ऑफ लाइव बर्थ के जितने बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, 1 लाख पर कितने बच्चे क्या हो रहे हैं, ठीक है, इन्फेंट की मोर्टालिटी यानी कि वो पैदा होते ही मर रहे हैं। तो हमने इस तरीके से देखा, इंटरनेशनल लेवल पे उससे कंपेयर किया, हम अलग अलग लेवल पे कंपेयर कर सकते हैं। मैटरनल मोर्टालिटी रेट के ऊपर भी हमें कंसर्न करना, मतलब ये मैंने मेजर पॉइंट्स आपको डाल दिए हैं कि ये हमारे पास ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो मैंने ये ऐसे ही सिर्फ एक कंसेप्ट आपको समझाने के लिए डाल दिया है कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इज प्रोवाइडिंग, ठीक है, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है, टू ऑल। कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी को मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी सभी को प्रोवाइड की गई है, ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। टेक मनी फ्रॉम द टैक्स से वो पैसा लेती है और उन्हें उन्हीं सर्विसेज के फॉर्म में रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ये तो हमारे यहाँ पर भी है, हमारी गवर्नमेंट भी हमसे टैक्स लेती है, और ये हमने यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से देखा कि जो हम टैक्स
पे करते हैं ना, जो मान लीजिए कि मेरा टैक्स निकल के आया 10,000 रुपए का, तो इस 10,000 रुपए में मुझे 4% टैक्स का दोबारा लीजिए कि मैंने इसका, तो वो मुझे पे करना पड़ता है हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, ठीक है, इन सब के लिए सेस पे करना पड़ता है। तो इंडिया ने भी इसे इम्प्लीमेंट किया। कंसेप्ट ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए हमारा। रिच क्या हो रहा है, रिच बनता जा रहा है, पुअर क्या हो रहा है, वो और पुअर होता जा रहा है। पर हमें क्या कंसर्न करना है कि रिच तो रिच बने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुअर स्लाइटली इंप्रूव हो रहा है, तो ये दिक्कत है हमारे पास, ठीक है, कि पुअर भी तो इंक्रीज करे। ये जो गैप है ये बढ़ता ही बढ़ता काफी जा रहा है। तो दिस इज द मेजर, यानी कि ऑब्स्टेकल। देखो आपके पास एक टॉपिक है बाबू, यूनिट नंबर 1 में ऑब्स्टेकल्स, ठीक है, कि इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स हैं। तो मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया है। मेरा मानना है कि डीपली आपको स्टडी होगा, आपको कंसेप्ट पता होगा, तो आप इसमें से फीचर्स, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और इसके ऑब्स्टेकल्स इजीली निकाल पाओगे। तो कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड द मोर, ठीक है, तो नाउ गवर्नमेंट रन इफेक्टिवली। अगर जो गवर्नमेंट है मोर टैक्सेस के लिए ही कंट्रीब्यूट करती है, तो देखो गवर्नमेंट क्या कर रही है, सब कुछ तो टैक्स ले रही है, वो पुअर से लेती है, ठीक है, और जो रिच है वो और रिच बन रहा है। तो हमारा मेन कंसर्न रिच से ही ज्यादा टैक्स लेने का होना चाहिए। अच्छा पहले मुझे बताओ, अब कोई डाउट तो नहीं है? आज मैंने आपको इतना समझा दिया, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अच्छा पहले अब मुझे ये बताओ, किसी को कोई इसमें डाउट तो नहीं है? किसी को कोई डाउट हो तो वो प्लीज